हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं जो कि बाल विकास और शिक्षण विधियों से संबंधित है, अर्थात मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और ये आज का मॉक टेस्ट 1 कह लीजिए आप इसको। और इसमें आपके साथ में डिस्कशन करूंगा 30 प्रश्न और उनका विश्लेषण के साथ उनका पूरा विश्लेषण होगा। तो आप पहले अपना मूल्यांकन करिए कि जो मैं प्रश्न बताऊं उसका आंसर क्या होगा, और फिर जो मैं बताता हूँ उससे अपना चेक करिए कि आपको कितना आता है। तो ये जो प्रश्न है वो आपको यूपी टेट में और साथ ही साथ सुपर टेट में दोनों में ही मदद करेंगे। तो अगर कोई भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उसको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो जो प्रश्न है उस पहले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि पहले प्रश्न में आप लिखा हुआ है कि संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध या ज्ञान। या साथ ही साथ आप कह सकते हो कि इसका जो दूसरा विकल्प लिखा हुआ है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण और अवबोध, ज्ञान। और सी ऑप्शन लिखा हुआ है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और चौथा लिखा हुआ है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो आप बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन का आंसर खुद बताइए, क्वेश्चन पढ़िए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो पहले का ऑप्शन जो है वो डी पार्ट सही है। और डी पार्ट क्यों सही है मैं बता दूं कि ये जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम लिखा हुआ है ये किन की थ्योरी है? ये ब्लूम का संज्ञानात्मक क्षेत्र है। ठीक है, ब्लूम का ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और ये ब्लूम का संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है, विकास का जो क्षेत्र कह लीजिए, वो विकास का क्षेत्र है। और इन्होंने ये 6 क्रम बताए हैं और क्रम इसी तरीके से हैं जो लिखे हुए हैं। ज्ञान, इसके बाद अवबोध, इसके बाद अनुप्रयोग, ठीक है, इसके बाद विश्लेषण, और उसके बाद विश्लेषण के बाद आप कह सकते हैं कि विश्लेषण, फिर उसके बाद संश्लेषण और उसके बाद अंत में मूल्यांकन। ठीक है, तो ये जो है वो ब्लूम की संज्ञानात्मक विकास का थ्योरी भी है। तो पहला प्रश्न का आंसर आप समझ गए, डी पार्ट। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? मतलब जो अच्छी टीचिंग नहीं है। जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, स्वेच्छाचारी या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो बताइए कौन सा जो अच्छे शिक्षण की मतलब विशेषता नहीं है? तो सीधी सी बात है, स्वेच्छाचारी जो कोई है अच्छे शिक्षण की कोई विशेषता नहीं। देखिए, जनतांत्रिक का मतलब लोकतांत्रिक होनी चाहिए, सबको अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण हो, ऐसा ना हो कि आप जो है एक डिक्टेटरशिप हो। वांछनीय सूचनाएं देने वाला हो, कुछ सूचनाओं से भरा हुआ शिक्षण होना चाहिए, तो ये स्वेच्छाचारी नहीं होता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? मास्लो द्वारा, हर्जबर्ग द्वारा, विक्टर ब्रूम द्वारा या स्किनर द्वारा? तो बताइए थर्ड का ऑप्शन क्या है? तो थर्ड का ऑप्शन सी पार्ट सही है, विक्टर ब्रूम द्वारा। देखिए, ये जो मास्लो है या मैस्लो जिनको बोलते हो, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, तो मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत है, अब प्रेरणा की आवश्यकता का सिद्धांत है। ठीक है, इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं या मांग बताई हैं, तो इनका आवश्यकता का सिद्धांत है या मांग का सिद्धांत है। हर्जबर्ग का अगर सिद्धांत कहें तो इन्होंने दोहरा कारक सिद्धांत दिया है। ठीक है, दोहरा कारक सिद्धांत दिया है, और जो कि अभिप्रेरणा का ही है। और विक्टर ब्रूम का तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, और स्किनर ने जो दिया है वो आपके सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ठीक, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रिया से, सूचना प्रक्रियाकरण से, वैयक्तिक से या व्यवहार परिमार्जन से? तो बताइए ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो सही है, समझ लीजिए आप कि प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो फोर्थ का ऑप्शन जो सही है वो बी पार्ट सही है, मतलब सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कि कौशलों का स्थानांतरण आप जानते हैं कि शिक्षण कौशल होते हैं,
और उन शिक्षण कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा इसमें उपयोगी है आपको? रेखीय अभिक्रम, शास्त्रीय अभिक्रम, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, तैयारी और सृजन। देखिए तो इसका ऑप्शन जो सही पार्ट है वो सी पार्ट है कि कौशल के स्थानांतरण के लिए उपयोगी जो है वो कौशल अंतरण एक गति है, ठीक है, ना कि कोई उद्देश्य। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप समझ लीजिए, शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियां, शिक्षण प्रविधियां, एक क्वेश्चन निश्चित आएगा आपके टेट में भी और सुपर टेट में भी। ठीक, तो अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, निगमन से आगमन की ओर, बताइए कौन सा नहीं है? तो देखिए निगमन से आगमन की ओर कोई शिक्षण सूत्र नहीं है, सूत्र होता है आगमन से निगमन की ओर। ठीक है, तो सरल से जटिल की ओर सूत्र है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र है, अमूर्त से मूर्त की ओर सूत्र है, विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर सूत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन आपको बता दिया। अब देखिए लिखा हुआ है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र कह सकते हैं जिसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो उसका पहला पद क्या होता है? शिक्षण होता है, योजना बनाना होता है, प्रतिपुष्टि होता है या प्रस्तावना होता है। तो देखिए सूक्ष्म जो शिक्षण चक्र है इसका पहला मतलब पहला स्टेप क्या है? तो इसका पहला स्टेप ही होता है जिसको आप कहते हैं योजना बनाना। ठीक है, जिसको आप पाठ योजना कहते हैं। तो इसका पहला स्टेप होता है पाठ योजना। ठीक है, इसके बाद अगला होता है शिक्षण। ठीक है, इसके बाद अगला इसी में ही आता है प्रतिपुष्टि। ठीक, इसके बाद आता है प्रतिपुष्टि के बाद पुनः पुनः पाठ योजना, और इसके बाद अगला आता है पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो ये जो है वो इसका क्रम होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में सम्मिलित है, शामिल है? अनुप्रयोग, तुलना, पृथक्करण या अन्वेषण, बताइए अवबोध के स्तर में कौन शामिल है? तो ये जो अन्वेषण है वो शामिल होता है अवबोध के स्तर में। ठीक, देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो पहले खुद से करके मूल्यांकन करिए कि हम कितना कर पाते हैं, फिर जो हम बता रहे हैं आपको ऑप्शन उनको सही समझिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो बताइए विकेंद्रीकरण कब संभव होगा? तो विकेंद्रीकरण तब संभव होगा जब ये तीनों बातें हों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि एक छात्र पढ़ रहा है, ठीक, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करेगा? स्पर्श संवेदना द्वारा, ध्वनि संवेदना द्वारा, दृष्टि संवेदना द्वारा या प्रत्यक्षण संवेदना द्वारा? बताइए, सीधी सी बात है, अगर कोई छात्र पढ़ रहा है उसको बुलाया गया है तो वो जब अपनी संवेदना देगा तो कैसे देगा? अगर उसका नाम लिया गया तो वो भी कहेगा हाँ या ना, तो ध्वनि संवेदना द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कब से कब तक होती है? तो आपको पता ही है पियाजे का संक्रियात्मक जो सिद्धांत है, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। एक आपको पता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था बताइए। ठीक है, इसके बाद एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताइए, इसके बाद एक संक्रियात्मक अवस्था बताइए, और एक जो है वो आप कह सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताइए। ठीक है, अब इसमें ये पूछ रहा है तो ये जो इंद्रिय जनित होती है 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक होती है 2 से आपकी 7 वर्ष तक, और संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष तक, और 11 से ये अधिक होती है। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था पूछी है, तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ या काल्पनिक भय का अंत? तो बताइए कौन सी बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ध्यान रखिए, तो सीधी सी बात है भविष्य की योजना की सूझबूझ ये कोई बाल्यावस्था में कोई इस प्रकार की कोई अवस्था मतलब सूझबूझ नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा कि बिने हैं, चॉम्स्की हैं, पावलोव हैं या मास्लो हैं। तो चॉम्स्की का ही भाषा विकास का सिद्धांत है, तो इसका ऑप्शन जो सही है वो कौन है? बी पार्ट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो थार्नडाइक का जो सिद्धांत है जो कि अधिगम से संबंधित है,
ये अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि से, संकेत अधिगम से, संज्ञानात्मक अधिगम से या स्थान अधिगम से। तो सबको पता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है, कई नामों से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला, ये जो गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, बताइए। 3 से 6 वर्ष एवं भाषा से, 6 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण से, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता से, और 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मकता से। बताइए, इसमें दो प्रश्न है, एक तो ग्रोह अवस्था किस में होती है और साथ ही साथ ये विलंब विकास किससे संबंधित है। तो अगर 15 का ऑप्शन क्या है तो बी पार्ट सही है। देखिए, ग्रोह अवस्था जो है वो 8 से 10 वर्ष और सामाजिकरण से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। तो तृतीय अवस्था भी मैं बता चुका हूँ। पहली इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, या संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हो आप, और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 16 का ऑप्शन कौन सा सही है, बी पार्ट, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। प्रेरणा, रुचि, अधिगम की इच्छा या विषय वस्तु का स्वरूप। तो बताइए कौन सा जो है योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। तो जो विषय वस्तु का जो स्वरूप है वो इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायता परक व्यवहार या आक्रामकता की आवश्यकता। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी पार्ट, सहायता परक व्यवहार जो है वो सामाजिक मूल्य है, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है। बताइए, एल्गोरिदम के, मानसिक वृत्ति के, स्वतः शोध के या प्रकार्यात्मक स्थिरता के। तो 19 का ऑप्शन जो सही है वो सी पार्ट है, स्वतः शोध के, ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा। देखिए, जो सीखने के वक्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीखने का वक्र, जिसमें 4 प्रकार के वक्र होते हैं, नतोत्तर वक्र होता है, उन्नोत्तर वक्र होता है, ठीक है, मिश्रित वक्र होता है, ऐसा आकार का वक्र होता है। तो ये जो परिभाषा है वो किसकी है, या ये जो कथन है वो किसने कहा है। तो ये जो कथन है वो एबिंगहॉस ने वैसे तो सर्वप्रथम कहा था, परंतु ये कथन इसके बारे में कहा गया, ये स्पष्ट वर्णन न मिलने के कारण जो है आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर तो इसका कोई स्पष्ट कथन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा थांडाई के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। बताइए कौन शामिल नहीं है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, तीनों है। ये सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ये कोई नियम शामिल नहीं है। तो सी पार्ट इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट अगला है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। बताइए, व्यवहार पर, चिंतन पर, तर्क पर या अभिप्रेरणा पर। तो सबको पता है कि ये किस पर देता है, व्यवहार पर, ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन। तो बताइए 23 का ऑप्शन क्या सही है, नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक है। ये क्रिया प्रसूत को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं, और जिसका जो ये सिद्धांत दिया किसने, अभी आप बता चुके, बीएफ स्किनर ने दिया, ठीक है, बीएफ स्किनर ने दिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, या अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। बताइए। तो सी पार्ट इसका सही है कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। आप सीधे सीधे किसी के, अधिगम क्या है, सीखना ही एक अधिगम होता है, तो उसका अवलोकन आप कैसे कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है कि कोहलर यह सिद्धांत करना चाहता था कि सीखना स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार है, या यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। आपको जानते हैं कोहलर ने सीखने का सिद्धांत दिया था, और जिसमें उन्होंने अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत है जो कि सुल्तान नामक बंदर पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो आप ये कह सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि ये संज्ञानात्मक संकार है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या अक्षरों व शब्दों के मध्य संचर से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले आपको क्या सीखने पड़ेंगे, वर्ण के वर्णमाला सीखनी पड़ेगी, फिर शब्द सीखेंगे, तब वाक्य सीखेंगे, ठीक है।
इसके बाद अगला कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होते हैं। तो आप जानते हैं समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि जिसमें सामान्य और विशिष्ट प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो ऑप्शन में पहला लिखा है सामान्य और विशिष्ट, दूसरा लिखा है केवल सामान्य, केवल विशिष्ट, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो ऑप्शन ए पार्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता में कौन सा पद परिभाषित करता है? पठन दोष, गणना दोष, नीरसता संबंधी दोष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि गणित अगर संबंधी जो दोष है तो वो किसका है कि गणना दोष होगा। ठीक है, जिसमें गणना करने में उसको दिक्कत हो रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? जिसमें आप समावेशी करवा पाए, जिसमें सामान्य और विशिष्ट प्रकार के बालकों को एक साथ पढ़वा पाए, तो उसके लिए क्या आवश्यक है बताइए। आपको की भागीदारी का ना होना, ये तो गलत है, अलगाव हो, या क्षमता निर्माण का अभाव हो, या संवेदनशीलता। तो सबसे ज्यादा आवश्यक जो है बताइए क्या होगा। तो मेरे हिसाब से और आपको समझ में आ रहा होगा कि संवेदनशीलता सबसे ज्यादा आवश्यक है, उपयुक्त जो दिए हुए विकल्प है उनके अनुसार। नेक्स्ट अगला और अंतिम है कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ठीक है, बताइए, दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक या संवेदी? जो कि संवेग का तत्व नहीं है। तो संवेदी जो है वो संवेग का तत्व नहीं है, जबकि दैहिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक संवेग के तत्व हैं। तो ये जो संवेदी है वो संवेग का तत्व नहीं है। तो इस तरीके से आपने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए और आप अपना आंकलन कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न कितने उत्तर सही है, और वो कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो इसी तरीके से अच्छी लगी हो, मैं आपको डेली मॉक टेस्ट कराता रहूंगा मनोविज्ञान के, जो कि आपको यूपी टेट में भी और साथ ही साथ कह लीजिए आपको सुपर टेट में भी, दोनों में ही आपको काम देंगे। तो इसी तरीके से आप चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।